बेटा आवेश के मूलभूत गुण। आवेश के मूलभूत गुण यानी कि आवेश कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है। अपने किताब के अंदर 4 गुण इसके दे रखे हैं। नंबर 1 आवेश की योज्यता। नंबर 1 पे क्या आएगा? आवेश की योज्यता। एक सेकेंड, हाँ, आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता क्या है? किसी भी पदार्थ में उपस्थित कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित कुल धन आवेश और ऋण आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। यानी कि अपन ने यहां एक पदार्थ लिया जिसमें प्लस 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 प्लस, यानी कि 5 तो है किसका आवेश? प्लस का 5 कूलम मान लेते हैं, और माइनस 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 8 है किसका? माइनस का कूलम आवेश। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा? माइनस के 8 और प्लस के कितना हो जाएगा? 5। तो माइनस का कितना आएगा? 3 कूलम। ये होता है आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता क्या है? किसी भी निकाय के कुल आवेश का मान, किसी भी निकाय के कुल आवेश का मान, उसमें उपस्थित कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। कुल धन आवेश का और कुल ऋण आवेश का ले लिया और उनका कौन सा योगफल कर लिया? बीजगणितीय योगफल। इस बीजगणितीय योगफल का मान किसके बराबर होगा? इस नियम को क्या कहते हैं? आवेश की योज्यता। ये जो गुण पाए जाते हैं आवेश की योज्यता कहते हैं। और उसको लिखना कैसे, स्पेसिफाई कैसे करना है? ये तो अपन ने कह दिया। माना अपने पास इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या तो p है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n। प्रोटॉनों की संख्या को क्या लिखा गया है? p, और इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या लिखा गया है? n। तो इस अवस्था के अंदर अब कैसे निकालें? तो प्रोटॉनों की संख्या p और इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो निकाय का कुल धनावेश, निकाय का कुल धनावेश क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या p और एक प्रोटॉन पर आवेश या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसको क्या लिखते हैं अपन? e। प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या लिखा जाता है? e। तो एक प्रोटॉन का आवेश तो e है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? p है। तो कुल प्रोटॉनों का आवेश कितना हो जाएगा? pe। कितना हो जाएगा? pe। अब वहीं निकाय का कुल ऋण आवेश निकालें। निकाय का कुल ऋण आवेश, तो अब इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या लिखा जाता है? माइनस का e। बता रखा है पहली क्लास में कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है वो मात्रा में समान होता है, मात्रा में समान होता है, बस प्रकृति कैसी होती है? अलग अलग। प्रोटॉन के आवेश की प्रकृति को धनात्मक लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रकृति को ऋणात्मक लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया? माइनस का e, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? n। तो इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋण आवेश कितना आ गया? माइनस का n e। तब निकाय का कुल आवेश क्या आएगा? ये बताओ। निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश क्या आएगा बेटा? धनावेश, और प्लस में क्या हो जाएगा? ऋणावेश। धनावेश और प्लस में क्या हो जाएगा? ऋणावेश। कुल आवेश को क्यों लिख दूं? तो धनावेश क्या हो गया? pe, और प्लस माइनस का क्या हो गया? ne। तो देखो क्या हो गया अपने पास? pe माइनस ne, इसमें से कॉमन आ गया, p माइनस n, और इनटू में क्या आ गया? e। ये किसका मान आ गया? कुल आवेश का मान। वही कल वाला पॉइंट आ गया कि कब धनावेशित होगा कब ऋणावेशित होगा, यहां से निकल के आता है। अब यदि 3 पोजीशन आएंगे, नोट या स्थितियां कह के चले यहां पे। नंबर 1, p का मान ग्रेटर देन हो किससे? n से। p का मान ज्यादा है किससे? n से, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या अधिक है किससे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो इस अवस्था के अंदर
इस अवस्था के अंदर अपने पास निकाय कैसा रहेगा, धन आवेशित रहेगा। नंबर 2 पॉइंट, यदि प्रोटॉनों की संख्या कम हो किससे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो निकाय कैसा रहेगा, ऋण आवेशित रहेगा। प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तो निकाय धनावेशित रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या कम हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तो निकाय कैसा रहेगा, ऋण आवेशित रहेगा। और तीसरा पॉइंट है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो किससे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो निकाय कैसा रहेगा, उदासीन रहेगा, ना तो वो धन आवेशित रहेगा और ना ही वो ऋण आवेशित रहेगा। यह है आवेश की योज्यता, यानी कि कभी भी किसी भी निकाय के कुल आवेश का मान निकालना हो तो हमें करना क्या होगा, उसके कुल धन आवेश का मान निकालना होगा और उसके कुल ऋण आवेश का मान निकालना होगा। कुल धन आवेश का मान, कुल ऋण आवेश का मान, और दोनों की मात्रा को अलग अलग निकाल के क्या कर दो, जोड़ दो। कुल ऋण आवेश की मात्रा को और कुल धन आवेश की मात्रा को निकाल करके क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ते ही अपने पास उस निकाय का कुल आवेश प्राप्त हो जाता है। उस निकाय का क्या आ जाएगा, कुल आवेश। दूसरा पॉइंट है, ये तो हो गया अपने पास आवेश की योज्यता। दूसरा होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का क्या होता है, संरक्षण। तो दूसरा पॉइंट, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, संरक्षण नियम क्या है, संरक्षण नियम सीधा सा है, ना तो किसी को उत्पन्न किया जाता है ना ही किसी को नष्ट किया जाता है। जब उत्पन्न नहीं किया जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा, तो दो अवस्थाएं हो सकती हैं, या तो उसका रूप परिवर्तित कर सकते हो, बहुत सी भौतिक राशि ऐसी जैसे ऊर्जा हो गया जिनको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर रूप परिवर्तित नहीं हुआ तो उसको अपन स्थान परिवर्तित कर सकते हैं। आवेश का रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, जो धन आवेश है वो हमेशा धन आवेश रहेगा और जो ऋण आवेश है वो हमेशा ऋण आवेश रहेगा। तो रूप परिवर्तित नहीं कर सकते, और जब रूप परिवर्तित नहीं कर सकते तो इसको कहां क्या कर सकते हैं, स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि आवेश मान लो यहां पर उपस्थित है, प्लस का क्यू आवेश ए बिंदु पर, मैं इस आवेश को उठा करके किसी दूसरे बिंदु बी पर ले गया तो ये कौन सा आवेश है, वही प्लस का क्यू आवेश है। स्थान परिवर्तित हो गया ए से लेके कहां पर, बी पर। तो स्थान परिवर्तित हो सकता है लेकिन प्लस का आवेश माइनस में परिवर्तित नहीं होगा। इस गुण को अब यहीं पर इसको लिखना कैसे, तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही आवेश को नष्ट किया जाता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है। परिवर्तित बोलना सॉरी से, स्थानांतरित किया जा सकता है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो स्थानांतरित किया जा सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं, आवेश के संरक्षण का नियम। जिस किसी भी रासायनिक क्रिया को या नाभिकीय क्रिया को आप लिखना चाहो उसे लिख सकते हो इसके उदाहरण में, बशर्ते वो संतुलित अवस्था में हो। जैसे मैं यहां पे लिखना चाहूं एक गामा 6 को अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 15 में, +1 E0 प्लस ये तो हो गया पॉजिट्रॉन, -1 E0 ये हो गया इलेक्ट्रॉन। दोनों का संयोजन देखो, यहां पर एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश है, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, तो आवेश का क्या हो गया, 0। और यहां पर कौन सी किरण निकलती है बेटा, गामा किरण। ये हो गया पॉजिट्रॉन प्लस ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कौन सी किरण निकलती है, गामा किरण। सामान्य रिएक्शन एग्जाम्पल एक। दूसरा एग्जाम्पल लिखना चाहें, मैंने एक ही बात कही है, जो भी रासायनिक या नाभिकीय क्रिया लिखो वो संतुलित होनी चाहिए। जैसे एक जल की रासायनिक क्रिया लिख के आते हैं H2 + O2, तो क्या आता है ये H2O, O2 है तो यहाँ पे 2 O लगा देते तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर दें। अब देखो यहाँ पर कुल कितना हाइड्रोजन है, 2, 4 प्लस का हो गया और ये O- का हो गया। ये पूर्ण रूप से अपने पास संतुलित अभिक्रिया हो गई, और संतुलित अभिक्रिया हो गई थी यानी कि इसमें ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करेगी। आवेश संरक्षण के नियम का पालन क्या है, यहाँ क्रिया कारकों का आवेश और उत्पाद नाभिकों का आवेश एक समान होना चाहिए। जितने क्रिया कारक ले रहे हैं उन सभी क्रिया कारकों का आवेश, और जितने उत्पाद ले रहे हैं सभी उत्पादों का आवेश एक समान होना चाहिए।
इस प्रकार से हुआ तो वह अपना आवेश संरक्षण का नियम पालन करता है, आवेश संरक्षण के नियम में कहलाता है। तीसरा एक मोस्ट, जिसमें से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बेटा, एक एक नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है और एक छोटा सवाल पूछ लिया था आवेश का क्वांटमीकृत मान कितना होता है। तो तीसरा पॉइंट यहां से आता है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? देखो बेटा क्या है कि आवेश का जो वितरण है वो एक समान रूप से नहीं है, हर जगह पे एक समान रूप से नहीं होता, सतत रूप से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे मानों के रूप में होता है। आवेश को जब दिया जाता है या लिया जाता है, यानी कि इसको स्थानांतरण किया जाता है, स्थानांतरण में दोनों बातें आती हैं, उसका दिया जाए या लिया जाए, उत्सर्जित किया जाए या अवशोषित किया जाए। सॉरी आवेश को उत्सर्जित किया जाए या अवशोषित किया जाए। तो उत्सर्जित या अवशोषित करने की अवस्था में उत्सर्जित करा सकते हैं, अवशोषित करा सकते हैं। जो एक मान होगा वो निश्चित मान लेना पड़ेगा, एक साथ पूरा नहीं दिया सकता, नहीं लिया सकता है। तो आवेश का वितरण सतत ना होकर के छोटे छोटे मानों के रूप में होता है किसी भौतिक राशि पे। कोई भी भौतिक राशि है, मान लो भौतिक राशि है और कोई भी भौतिक राशि है, कोई भौतिक पदार्थ है जिसको मैं आवेश देना चाह रहा हूं, तो एक समान रूप से ना होकर छोटे छोटे मानों के रूप में, ऐसे छोटे छोटे मानों के रूप में इसको क्या दिया जाएगा, आवेश दिया जाएगा। छोटे छोटे मानों के रूप में क्या दिया जाएगा, आवेश दिया जाएगा। इस भौतिक राशि को क्वांटी राशि कह देते हैं। कौन सी राशि कह देते हैं, क्वांटी राशि। जो ये मान दिया जा रहा है इस राशि को कौन सी राशि कह देते हैं, क्वांटी राशि कह देते हैं। इसको क्वांटी राशि कह दिया। अब क्वांटी राशि कह दिया, जो छोटा सा मान दिया गया इस मान को आवेश का क्वांटा कहते हैं। ये छोटा सा मान है, इसे क्या नाम दिया जाता है, आवेश का क्वांटा। जिस राशि को आवेश छोटा सा दिया जाता है उसे क्वांटी राशि कहते हैं, और जो आवेश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा कहते हैं। या आवेश का छोटा सा मान होता है उसे क्वांटा कहते हैं। मिलिकन वैज्ञानिक ने तेल बूंद प्रयोग किया था और तेल बूंद प्रयोग के आधार पर बताया कि जो स्थानांतरित आवेश है, स्थानांतरित आवेश का मान प्लस माइनस ई हो सकता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। यानी एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, प्लस माइनस 3e हो सकता है, ऐसे। अब मान लो लास्ट में कर दिया प्लस माइनस कितना हो सकता है, Ne। तो स्थानांतरित कुल आवेश का मान प्लस माइनस क्या हो जाता है, Ne। इस मान को आवेश का क्वांटमीकृत मान कहते हैं या क्वांटमीकृत वैल्यू कहते हैं, और इस गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो यह है आवेश का क्वांटमीकरण। तो सीधा सीधा लिखना क्या है, इसमें भी जो n है इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, और q है ये अपना हो गया स्थानांतरित आवेश का मान। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या हो गया, आवेश का क्वांटमीकरण ये आवेश का वितरण सतत ना होकर के छोटे छोटे मानों के रूप में होता है। आवेश का वितरण एक समान नहीं होगा, कैसे होगा, छोटे छोटे मानों के रूप में। जिस भौतिक राशि को छोटे छोटे मान दिए जाते हैं उसे क्वांटी राशि कहते हैं। कौन सी राशि कहते हैं, क्वांटी राशि। और इस छोटे से आवेश के मान को आवेश का क्वांटा कहते हैं। क्वांटी राशि के द्वारा आवेश का क्या कह दिया, क्वांटा, आवेश का क्वांटा कहते हैं। मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग के आधार पर स्थानांतरित आवेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात दिया गया आवेश प्लस माइनस ई हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e हो सकता है, डॉट 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 प्लस माइनस Ne हो सकता है। यहां जो प्लस माइनस Ne वाला मान आ रहा है पूरा, इस मान को आवेश का, इस घटना को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यहां जो n होता है इसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। n को क्या कहते हैं बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या। आगे यही के एक और चौथा पॉइंट बनता है आवेश की निश्चितता। कौन सा पॉइंट बन गया, आवेश की निश्चितता। अब आवेश की निश्चितता वाला टॉपिक बन गया, पॉइंट बन गया। तो इसमें एक एक काम करना है।
इसको धीरे धीरे चलना है। आवेश की निश्चितता का मीनिंग क्या है? आवेश की निश्चितता का मीनिंग ये है बेटा कि आवेश का मान हमेशा निश्चित रहता है निर्देशांक तंत्रों, यानी ये आवेश लिया निर्देश तंत्रों में किसी जगह पर उपस्थित है, यहाँ पे एक एक्स अक्ष यहाँ बना देता हूं मैं, ये यहाँ पर उपस्थित है क्यू आवेश, एक्स वाई जेड तीनों निर्देशांक इसके कोई ना कोई निर्धारित करेंगे। अब मैं इस आवेश को रिप्लेस कर देता हूं यहाँ पर, तो ये मान कितना रहेगा? क्यू ही रहेगा, यानी कि निर्देशांक तंत्रों को परिवर्तित करने पर, आवेश को गति कराने पर आवेश के मान में परिवर्तन नहीं होता है, और इस गुण को आवेश की निश्चितता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश की निश्चितता। इस गुण के बाद अब अपने यहां से मैं थोड़ा सा वही लास्ट में, आप जानते हो क्या, थोड़े दो तीन न्यूमेरिकल कराने, तो अपने यहाँ 2 न्यूमेरिकल या 3 न्यूमेरिकल कर लेते, तो किताब में भी दे रखे। मैं किताब देख लेता हूं। सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं, एक कूलाम आवेश को, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? देख बेटा, सबसे पहले मैंने अभी यहां पे लिखा, हल करने के लिए क्यू और क्या मान क्या हो गया, कितना आवेश है? एक कूलाम आवेश। किसका मान निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या लिखेंगे? एन। एन का मान निकालना है। आपको जो सवाल करना है सोचना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा संबंध या कौन सी ऐसी चीज अपन इनमें पढ़ी है। अभी मैंने पढ़ाया आवेश के क्वांटमीकरण में Q बराबर क्या होता है? Ne। क्योंकि Q बराबर क्या होता है? Ne। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और E का मान फिक्स होता है। E का मान क्या होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। ये मान फिक्स है, तो अपने पास निकाल दो। इसमें तो निकालना किसका मान है? एन का। तो एन का मान क्या आ गया? Q बटे E। Q का मान क्या हो गया? 1, और E का मान क्या? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। इसको ऊपर ले जाते हैं तो प्लस का हो गया 1.6 गुणा 10 की घात क्या हो गया अपने पास? 19। और बटे में क्या आ गया? सॉरी 1 बटे में क्या हो गया? 1.6। पॉइंट हटाते ऊपर 0 आ जाएगी, तो क्या हो गया? ये 1 बटे 16 गुणा 10 की घात 19। भाग नहीं जा रहा, एक 0 को आगे हटा सकते हैं, तो 100 बटे 16 गुणा 10 की घात 19 भागे 2। 16 85, 16 छिकी 96, बचे कितने? 4। 16 दूनी 32, बचे कितने? 8। 16 पंजे 80, और गुणा में 10 की घात 100 करते 18 रह जाएगा। अब ये क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार के सवाल होते हैं। एक नोट और है इसमें, जैसे ही मैं घर्षण के द्वारा आवेशन कराता हूं या आवेशन प्रक्रिया काम में लेता हूं, तो मान लो ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालते ही कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। यानी पहले इसमें इलेक्ट्रॉन 10 थे और प्रोटॉन भी 10 थे, तो उदासीन था। मैं 5 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं, ये प्रोटॉन थे और ये इलेक्ट्रॉन थे, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसमें? 5। तो ये कैसा हो गया? धनावेशित। 5 इलेक्ट्रॉन निकलते, इसके द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी। और यदि मैं इसे इलेक्ट्रॉन दे देता हूं 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 15। ये कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित, और इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। इस प्रकार से सवाल होते हैं। सवालों को तो चलो वैसा बेटा जिस दिन अपनी क्लास चलेगी उसमें ही सॉल्व करेंगे, तो टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। और कल से मैं 1-1 घंटे की क्लास के टॉपिक भी नहीं, छोटे छोटे टॉपिक बनाऊंगा, 20-25 मिनट के आसपास का एक एक टॉपिक करके, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मान लो किसी को पर्टिकुलर टॉपिक में भी कोई समस्या रहे तो उसे भी अपन देख सकते हैं। ठीक है।